हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफसी एशियन कप के बारे में। फैंस अभी डिस्कस कर रहे हैं 2027 का एएफसी एशियन कप बिकॉज रिसेंटली ही उनके क्वालिफायर्स के ड्रॉ आए हैं एंड इंडिया ग्रुप सी में है। लेकिन उसी बीच खबर आ रही है रिगार्डिंग 2031 एएफसी एशियन कप। इंडोनेशिया के जो पीएसएसआई के चेयरमैन हैं एरिक तोहेर, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इंडोनेशिया ने 2031 एएफसी एशियन कप होस्ट करने के लिए अपनी बिड एएफसी को सबमिट कर दी है। सो इंडोनेशिया वांट्स टू होस्ट 2031 एएफसी एशियन कप। इंडिया एंड एएफएफ क्या कर रहा है, ये दैट इज़ द बिग क्वेश्चन बिकॉज ये जो 2027 का एएफसी एशियन कप है, ये इंडिया के पास होस्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। इंडियन गवर्नमेंट एंड जो पुराना एएफएफ रिजिम था, उन्होंने इसके पीछे कुछ खर्चा भी किया था 60-70 लाख का एंड क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बट इवेंचुअली रिजिम चेंज हो गया एंड उन्होंने सऊदी के साथ डील कर ली एंड इवेंचुअली सऊदी यहाँ पे 2027 का एशियन कप होस्ट कर रहा है। तो आई थिंक इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी और है अभी भी कि भाई 2031 के लिए हमें जाना चाहिए बिकॉज जब तक आप ऐसा कॉन्टिनेंटल इवेंट इंडिया जैसा कंट्री अगर होस्ट नहीं करेगा, तब तक वो फुटबॉल का जो एक पुश मिलना चाहिए वो यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट की ओर से कोई हमें यहाँ पे उस तरह से मिलेगा, ना तो आपका फेडरेशन उस तरह से कोई काम करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट जो लीडरशिप में लोग हैं वो आई थिंक इस डायरेक्शन में नहीं देख रहे या फिर उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। सो दैट्स वाई आई डोंट थिंक सो कि इंडिया 2031 के लिए भी कोई बिड करेगा। बाकी कंट्रीज चाहते थे कि 2027 का भी जो एशियन कप है वो इंडिया ही होस्ट करे, क्योंकि लगातार आप देखिए कि पिछले 3 एडिशन आपके यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में हुए हैं, 2019, 2023 वाला एंड अभी 27 वाला भी अब सऊदी में होगा। तो बाकी कंट्रीज भी चाहते हैं कि भाई इंडिया जैसे कंट्री इसको होस्ट करे, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि करंट मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में नहीं देखता। उनको भाई चाहिए कि भाई कहाँ से अपने कोई डील करके अपना पैसा मिल जाए, बस वही चीज़ है। बाकी अगर होस्ट करते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप अगर आप आगे प्लान कर रहे हो 10, 15, 20 साल बाद, तो आई थिंक उससे पहले अगर एक ऐसा कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट अगर आप होस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट तो नहीं दिख रहा कि भाई यहाँ पे इंडिया 2031 के लिए होस्टिंग के लिए बिड डालना चाहिए, बट लग नहीं रहा। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडोनेशिया सोल बिडर होता है देन आई थिंक उनके चांसेस भी ज़्यादा है कि उनको यहाँ पे वो जो होस्टिंग राइट है वो मिल सकते हैं। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है अगेन एएफएफ के बारे में बात करनी है। एएफएफ के हम फुटबॉलिंग डेवलपमेंट के जो फेलियर है उसके बारे में तो काफ़ी बार बातचीत करते हैं, बट रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई है फ्रॉम फील्ड विजन। नॉट ओनली एएफएफ फेलिंग ऑन दी यू कैन से कि फुटबॉल डेवलपमेंट पार्ट, बट दे आर ऑल्सो फेलिंग एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे जो एट द मोमेंट एएफएफ की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो एम्प्लॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एट द मोमेंट डिस्ट्रेस में है, क्योंकि लास्ट मंथ यहाँ पे एक ऑडिट किया गया था एएफएफ की ओर से कि सभी एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे हाइक दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में एएफएफ कुछ नहीं कर रहा है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉई है, जो कि एएफएफ का जितना भी वर्क फोर्स है उसका 60% ऐसा एम्प्लॉइज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, जिनके ईयर टू ईयर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिए गए हैं वो सिर्फ मार्च 2025 तक दिए गए हैं, उसके आगे किसी का फ्यूचर यहाँ पे अभी सिक्योर नहीं माना जा रहा है। मे बी उसमें से कटौती भी कर दे ड्यू टू दी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक इसमें दोनों पार्टीज की गलती है, क्योंकि एएफएफ में जो वर्क फोर्स है, हम सिर्फ एएफएफ की जब बात करते हैं तब टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं एज ए ऑर्गेनाइजेशन एएफएफ फेल हुआ है या फिर वो अपनी चीज़ें सही तरीके से नहीं कर पाया है। उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी रहा है कि जो नीचे के एम्प्लॉयज़ भी है वो भी उतने ऑनेस्टी के साथ या फिर जितना उनको पे मिलता है या फिर जो एबिलिटी उनकी है उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाए हैं। एंड जान पहचान वाले लोग काफ़ी सारे अभी ज्वाइन कर लिए हैं। आपके ऊपर का मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, बट नीचे के एम्प्लॉयज़ आपके कंटिन्यू किए हैं विदाउट यू कैन से कि देयर क्या बोलते हैं कि स्किल सेट इवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी अब भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको जितना सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन फेल होगा एंड उसमें कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर भी वो बात आएगी कि भाई आप भी इवेंचुअली जॉब से निकाले जाओगे। तो ये वाली चीज़ है। बट ऑन दी अदर साइड एएफएफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब कल्याण चौबे ने टेक ओवर किया था तब उस टाइम पे प्रीवियस एएफएफ रिजिम ने भाई 50 करोड़ का भाई रिजर्व छोड़ के गए थे एंड अभी एएफएफ के पास है
ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं है, वो जो सारा है वो तो खत्म ही हो गया। और हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना डिफिकल्टीज एएफएफ झेल रहा है। सो एएफएफ एट द मोमेंट इज कम्प्लीटली डेड, दे आर नॉट, वी कैन से कि doing good on the football development part. They are failing in financial stability of the organization, and they are also failing on the human resources. So this is the situation of AFF and अब क्या ही बोले। सो बता दीजिए आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पे केरला एफए के बारे में, क्योंकि केरला एफए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि दे वांट टू बिल्ड अ फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम इन केरला, बिकॉज हम सबको पता है कि केरला में फुटबॉल का क्या क्रेज़ है। एंड उनका भी ये मानना है कि जिस तरह से फुटबॉल को स्टेट में देखा जाता है तो उस हिसाब से एक फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम होना चाहिए, ताकि फैंस को भी भाई जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे और ज़्यादा बेटर तरीके का मिल पाए। क्योंकि हम सबको पता है कि मल्टीपर्पज़ जो स्टेडियम होते हैं उसमें काफ़ी दूर से आपको मैच देखना पड़ता है, तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो उस लेवल का नहीं मिल पाता। तो उनका ये मानना है कि डेफिनेटली केरला में कैसा यहाँ पे फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम होना चाहिए कि जिससे भाई फैंस और ज़्यादा गेम में एंगेज हो पाए। एंड उसके लिए उन्होंने वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है यहाँ पे कोची और उन सब में उन्होंने अपना प्लान सबमिट किया है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ है उन्होंने इस प्लान के ऊपर कोई अप्रूवल या फिर एज सच कोई काम नहीं किया है। सो इसके चलते अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि भाई कोई फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम उस तरह से अप्रूव हुआ है या फिर प्लान हो रहा है। बट आई थिंक डेफिनेटली केरला जैसे स्टेट में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल और इस तरह के जहाँ की भी फुटबॉल इतना ज़्यादा देखा जाता है वहाँ पे एक ऐसा मल्टीपर्पज़ स्टेडियम की जगह पे एक ऐसा प्रॉपर फुटबॉलिंग स्टेडियम होगा तो आई थिंक फैंस को भी और ज़्यादा व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स दी अपडेट रिगार्डिंग न्यू स्टेडियम। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में आज गेम वीक 12 का आगाज़ हो रहा है एंड पहला मैच है बिटवीन चेन्नई एफसी वर्सेस हैदराबाद के बीच में। दोनों टीमें एट द मोमेंट स्ट्रगल कर रही है, हैट्रिक ऑफ लॉसेस के साथ दोनों टीमें आ रही है। ओवेन कोयल की साइड की अगर हम बात करें तो पिछले 3 मैचेस में वो एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाया है। सो दैट्स द बिगेस्ट वरी फॉर ओवेन कोयल की वो यहाँ पे उस तरह के गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी तो चलो बना रहे हैं बट वो जो कन्वर्जेशन रेट है, वो क्लिनिकलिटी, वो फिनिशिंग है, वो एट द मोमेंट चेन्नई एफसी में नहीं दिख रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ द एरिया कि जहाँ पे ओवेन कोयल हैज़ टू फाइंड सॉल्यूशन। थोंगमोई सिंतो की टीम ने भी ओवरऑल अब देखे तो स्ट्रगल ही किया है पिछले 3 मैचेस में। ओडिशा से वो 6 गोल खा लिए थे और वो सारी चीज़ें है। सो आई थिंक उनके लिए भी इट्स really important game to make a comeback and get a maybe draw or a win. So I think it's going to be a interesting match. I think मैं close fight expect कर रहा हूँ between Chennai FC and Hyderabad FC. It might end up in a 1-1 draw. That's my prediction for this match. Let me know guys आपका क्या prediction है, comment section में ज़रूर बताइए। उसके बाद भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फैंस के लिए फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है, पॉजिटिव खबर आ रही है कि उनके जो इस सीज़न के स्टार प्लेयर रहे हैं एलेदिन एजारे, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में खबर ये आ रही है कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो मैनेजमेंट है वो उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहते हैं। एंड उसके लिए जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन क्लोज है उनको वो एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इट्स मोस्ट लाइकली कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो एलेदिन एजारे को दे देगा। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। आपको एक इस तरह का प्लेयर मिला है कि जो भाई इतना बढ़िया कर रहा है तो डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट न्यूज़ फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस कि भाई दे फाइंड अ जेम ऑफ अ प्लेयर। लास्ट में बात करनी है फीफा ई वर्ल्ड कप के बारे में। तो वैसे तो भाई ऑन फील्ड तो हम फीफा वर्ल्ड कप कब खेलेंगे पता नहीं, बट फीफा ई वर्ल्ड कप हमने इस बार खेल रहे हैं और वहाँ पे पर्टिकुलरली जो मोबाइल वर्जन है उसमें हमारे जो प्लेयर है डैनियल पटेल इज़ डूइंग ब्रिलियंट जॉब एंड इंडिया रीच इनटू द क्वार्टर फाइनल ऑफ फीफा ई वर्ल्ड कप इन मोबाइल वर्जन। कंसोल वर्जन में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, वहाँ पे हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, सेकंड लास्ट हमने फिनिश किया वहाँ पे। तो कंसोल वर्जन में हमारा उतना कुछ खास यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं रहा। लेकिन मोबाइल वर्जन में भाई डैनियल पटेल इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड इंडिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। लेट होप सो कि फीफा ई वर्ल्ड कप में एटलीस्ट हम जीत ले, ताकि भाई बोल सकते कि भाई फीफा वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। बट जोकर साइड आई थिंक ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन फीफा ई वर्ल्ड कप मोबाइल वर्जन। सो लेट होप सो आगे ऐसे ही वो कंटिन्यू करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सरी। जय हिंद, जय भारत।